हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो 12th का ईथर वाला टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ईथर के अंदर आप लोगों को नॉमेनक्लेचर बता दिया नॉर्मल पद्धति से, और उसकी IUPAC पद्धति से नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, नामकरण उसका कैसे करते हैं। उसके बाद ईथर को बनाने की विधियां कि ईथर को हमने कैसे कैसे बनाया है। ईथर के बनाने की विधियों में सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि होती है जिससे मोस्टली जो ईथर है वो बनाई जाती है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण की मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी कि किस टाइप से करते हैं। ये ध्यान रखना होता है कि हम लोग क्या करते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण में, हम लोग एल्कोक्साइड की सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया कोई भी एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं। और ये मैकेनिज्म कौन सी अभिक्रिया के थ्रू चलती है, SN2 के थ्रू। तो क्या होता है कि हमें एल्किल हैलाइड हमेशा छोटा ग्रुप लेना चाहिए और एल्कोक्साइड आप जैसे भी लेना चाहो बड़ा बड़ा ग्रुप ले सकते हो। तो अगर आपके जैसे टर्शरी ब्यूटिल बनाना है, अगर सेकेंडरी आपको कुछ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल्कोक्साइड ग्रुप बड़ा लेना पड़ेगा और एल्किल हैलाइड ग्रुप छोटा लेना पड़ेगा। तो इस टाइप से फिर हम लोग क्या कर रही थी, हम लोगों ने रिएक्शन करी थी। ये आप अच्छे से समझ लेना। ओके, उसके बाद चलते एक और रिएक्शन पे। ये एक औद्योगिक विधि है। वैसे ही मैंने इस विधि की मैकेनिज्म आपको पहले एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में ही करवा दी। अल्कोहल वाले चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल की H2SO4 के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब इथेनॉल की H2SO4 के साथ में दो अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है तो क्या बनते हैं, एक टेम्परेचर पे यानी 413 केल्विन पे बनता है आपका ईथर और 433 केल्विन पे बनती है आपकी एल्कीन। तो आपको ध्यान होगा ये रिएक्शन मैंने आपको करवा रखी है, विद मैकेनिज्म करवा रखी है, तो वो भी इसके अंदर आएगी। होता क्या होता है इसके अंदर, ये वाली होती है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वो लेते हैं अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, C2H5OH। कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई, H2SO4 के साथ कराई। तो क्या होता है यहाँ से, सबसे पहले यहाँ से क्या हो जाता है, हम लोग का इसके दो अणु ले लो आप लोग, फिर उसके बाद बनेगा C2H5O C2H5, ये बनेगा। पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या रखना है, 413 केल्विन। इसके अंदर अगर आपने यही रिएक्शन 433 केल्विन में करवा दी तो आपका क्या बन जाएगा, एक ही अणु में से क्या निकल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको ध्यान क्या रखना है कि किस टाइप की रिएक्शन हमें कराने, टेम्परेचर बेस है ये, तो 413 केल्विन टेम्परेचर आप लोगे। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि कैसे ये रिएक्शन संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हम लोगों ने लिया हमारा अल्कोहल C2H5OH। इसकी आपने H2SO4 क्या देते हैं, H देते हैं, अम्ल है H ही देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा कर लो, इसको खोल के लिख लो CH3CH2OH। सबसे पहले ये H प्लस जाएगा कहाँ पे, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे विद्युत ऋण तो ज्यादा है। तो CH3CH2OH और H पहले से था तो इसलिए इस ऑक्सीजन पे क्या लग गया, पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सोनियम। ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव हो जाता है तो उसको ईएम लग जाता है लास्ट में, तो ये हो जाता है ऑक्सोनियम आयन। ये ऑक्सोनियम आयन बना। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, यही ऑक्सोनियम आयन लेते हैं CH3CH2OH। अब ये ऑक्सोनियम आयन में आपको पता है ये H2 है यहाँ पे, तो H2 यहाँ से क्या हो जाता है, लीव हो जाता है। ठीक है, H2 यहाँ से क्या हो जाता है, लीव हो जाता है। तो H2 लीव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पर क्या बना, पॉजिटिव। अब अगर आपने क्या किया, यहां से इसको इधर दिया
तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एल्कीन। यानी इस टाइप से आप अगर 433 वाली करवाते हो तो आपकी क्रियाविधि ये होती है, जिसमें आपकी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बनाना है, ईथर बनाना है, ठीक है। तो ईथर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही रिएक्शन को करेंगे। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑक्सोनियम आयन ही बनता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे इसके अंदर अगर आपने ये स्टेप कर लिया, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा हुआ था, ये हमने पहले पढ़ा तो हमें वही याद है, तो इतना आपको याद हो गया था वो स्टेप के अंदर कि अगर आपने इसको आगे इस टाइप से बढ़ा दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, आपका एल्कीन बन जाएगा। अगर हमें ईथर बनाना है तो ईथर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोगों ने क्या किया, एल्कीन बनाने के लिए हम लोग ने सिर्फ H+ ले लिया, ठीक है। तो हमें एक ही मोल चाहिए उसके अंदर, तो एल्कीन में आपको पता है एक ही मोल से क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। अब हमें जब ईथर बनाना है तो हमें 2 मोल इसके चाहिए। हम लोग इसकी रिएक्शन H2SO4, आप H+ ना इसके साथ ना करा के आप H2SO4 के साथ करा दीजिए, ठीक है। तो H2SO वो एल्कीन बनाने का हो गया। अब जब ईथर बनाइए, स्पेशली किसके लिए बता रही हूँ मैं, ईथर के लिए, क्योंकि वो पहले हमारी हो चुकी है, ठीक है। वो भी मैंने आपको रिवाइज करवा दी कि उससे एल्कीन कैसे बना। अब उसी मैकेनिज्म से हम लोग ये बनाएंगे ईथर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई। अब आपको पता है H2SO4 किस में टूटेगा, H+ में और HSO4 माइनस में। तो यहाँ से क्या होगा, इसका H+ और इसका OH क्या चला जाए, क्या चला जाए, यहाँ से इसका H+ और इसका OH क्या चला जाए, H2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो हमारा उस स्टेप में बना था, और यहाँ पर भी निकलेगा तो यहाँ से भी H2, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, CH3CH2, यहाँ पर जुड़ जाएगा HSO4, ठीक है। और प्लस में क्या निकल गया, H2O, यानी कि ये जो HSO4 था ये यहाँ पर जुड़ गया और H2 के साथ में ये निकल गया, ओके। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग CH3CH2 HSO4 को लेंगे और इसकी रिएक्शन दूसरे मोल जो हमारा अल्कोहल हमें हमारा है उससे करवाएंगे। तो हमारा अल्कोहल है OH CH2 CH3, यही है ना, CH3 CH2 OH, यही है। अब क्या होगा, यहाँ से इसका HSO4 इसका H क्या निकल जाएगा, जो H2SO4 हमने स्टार्टिंग के अंदर लिया था वही H2SO4 हम लोग बाहर निकाल देंगे। ये लगभग 373 केल्विन पे ये बन जाता है, और अप टू 413 केल्विन, ये स्पेशली इम्पोर्टेंटली टेम्परेचर आपको याद रखना है। अगर आपको 413 केल्विन दिया है तो आपको ईथर बनाना है, वही आपको कंप्लीट द फॉलोइंग में 433 दे दिया तो आपको एल्कीन बनाना है, ओके। मिलेगा आपको H2SO4 ही दोनों में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। तो 413 केल्विन पे क्या हो जाएगा, CH3CH2, फिर देखिए ये H2SO4 निकल गया तो बीच में क्या जुड़ जाएगा, O, फिर CH2 और CH3 और प्लस में H2SO4। तो ये जो है ना, ये प्रयोगशाला विधि है, और ये होती किस माध्यम से है, विलियमसन, इसको ऐसे भी बोलते हैं, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण, इस माध्यम से ये रिएक्शन संपन्न होती है, सतत माध्यम से। तो इस टाइप से ये हो गई। आपको एल्कीन की पहले बता दी, एल्कीन की चूंकि यहाँ पे एल्कीन नहीं बनानी हमें, उस वहां तो हमने एल्कोहल की रिएक्शन पढ़ी थी, दोनों पढ़ी थी, लेकिन वहां पे ईथर का मैकेनिज्म नहीं पढ़ा था, हमने एल्कीन का पढ़ा था। तो एल्कीन वाला मैकेनिज्म याद आ गया होगा कि हमने ऐसे किया था H2 करके, और फिर उसके बाद में उसका कार्बोकेटाइन बना के एल्कीन बना लिया था। अब चूंकि हमें यहाँ पे ईथर बनाना है, तो ईथर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लेंगे और उसके बाद में इस टाइप से हम लोग ईथर बना लेंगे, ठीक है। तो ये अपनी प्रिपरेशन मेथड होती है किसकी, ईथर बनाने की, ठीक है। तो अपना ईथर क्या हो चुका है, जो प्रिपरेशन मेथड है वो क्या हुई, कंप्लीट। अब देखिए आपकी जो ईथर है उसके अंदर अगर हम बात करें तो उसके भौतिक गुण पे चलते हैं बाद में, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड के बाद हम लोग किस पे चलते हैं, भौतिक गुण पे, उसके बाद रासायनिक गुण पे। तो भौतिक गुण में देखिए जो ईथर होता है, ये लो जो ईथर है, जैसे कि एथिल अल्कोहल, एथिल मैथिल, एथिल डाईएथिल ईथर है, या फिर डाईमेथिल ईथर है, जो लो है, जिनमें कार्बन संख्या कम है, वो मोस्टली क्या होते हैं, रंगीन गैसें होती है, गैसेस फॉर्म में मिलते हैं।
लेकिन जैसे जैसे इनमें R ग्रुप बढ़ते जाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में क्या होते रहते हैं, चेंज होते हैं। सिंपल हो गया। उसके बाद अगर हम देखें जो ईथर होता है वो जल से भी क्या होता है, हल्का होता है, और जल के अंदर क्या होता है, एविले होता है, जल के अंदर ये डिजोल्व नहीं होता है। तीसरी अगर हम बात करें तो ये होता है कि जो ईथर होता है उसके अगर हम लोगों ने क्या करा है, विलेयता इसके जल के अंदर नहीं होती। फिर हम क्वथनांक पे चलते हैं। तो जो ईथर का क्वथनांक होता है, तो क्वथनांक जो ईथर का होता है वो लगभग अल्कोहलों से तुलना करें या फिर हम लोग उसकी एल्केन से तुलना करें, तो ईथर का जो क्वथनांक है वो एल्केन के तो लगभग क्या होता है, समान ही होता है। लेकिन अगर हम बात करें अल्कोहलों की तुलना में, तो अल्कोहलों से इनका क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। चूंकि अल्कोहलों में अधिक क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहलों में क्या हो जाता है, OH ग्रुप होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है वहां पे। यहाँ पे OH नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसलिए यहाँ पे ध्रुवणता इतनी नहीं हो पाती, इसलिए इसकी विलेय जो क्या बोलते हैं क्वथनांक होते हैं वो लगभग एल्केनों के समान ही होते हैं। तो बहुत ज्यादा ध्रुवणता इसमें नहीं होती है, ना इनका द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी किस टाइप से दिखाते हैं। तो ईथर में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं डाई एथिल ईथर के बारे में। डाई एथिल ईथर की संरचना अगर देखते हैं तो डाई एथिल ईथर रहता है C2H5O C2H5। दोनों तरफ अगर कैल्शियम ग्रुप जुड़ा हो, एथिल ग्रुप जुड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन की इधर CH2 और इधर होता है CH3, इस ऑक्सीजन की इधर CH2 और इधर CH3। अब ऐसी संरचना की होती है, ये देखो H2 लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे और 2 ही क्या होते हैं, एल्किल समूह होते हैं। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो होता है ये sp3 संकरित कार्बन से क्या होते हैं, ये sp3 संकरित हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये सारे के सारे क्लेम से बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अब मैंने आपको बता रखे हैं, जहां पर भी सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहां पे sp3, जहाँ पे डबल बॉन्ड वहां पे sp2, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे sp। तो यहाँ पे चूंकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे होता है वहां पे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इतना होता है। यानी कि इसका भी इतना होना चाहिए। बट क्या होता है, चूंकि यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये जो 2 लोन पेयर होते हैं इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, रिपल्शन लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री ना लग के 110 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो संरचना अगर हम देखें तो जैसे H2 की संरचना होती है बेंट या कोणीय, वैसी इसकी संरचना होती है कैसी, कोणीय। तो डाई एथिल ईथर की संरचना क्या होती है, कोणीय। और इसमें बॉन्ड एंगल अगर हम बात करें कि एल्किल समूह के बीच में जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनके बीच में 110 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल 110 डिग्री होता है और संरचना इसकी कोणीय होती है। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के ये चतुष्फलक के रूप में गिरे रहते हैं। देखिए 2 लोन पेयर होते हैं और 2 ये हो गए, तो चतुष्फलक के रूप से हो गया ना। तो और इसका अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण आपको पता है, अभी मैंने बताया इनका बहुत ज्यादा नहीं होता, बस इसका कितना होता है 1.3 डी बाई इसके द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होती है, इकाई होती है। तो ये इसका क्या हो चुका है, अपना डाई एथिल ईथर की संरचना। ये तो संरचना हो गई जस्ट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके जो रासायनिक गुण है वो पढ़ेंगे। तो डाई एथिल ईथर के क्या क्या रासायनिक गुण है, तो रासायनिक गुण में वही पढ़ते हैं हम लोग की कौन कौन से समूह के साथ में ये रिएक्शन दिखाता है। तो इसकी क्या पढ़ते हैं हम लोग, रासायनिक गुण। ठीक है, अब देखिए रासायनिक गुण में हम लोग क्या देखेंगे कि ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये किसकी वजह से रिएक्शन प्रदर्शित करे, जो यहाँ पे एथिल जो समूह है ना, यानी CH3 CH2, ये एल्किल समूह, इनकी वजह से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले एल्किल समूह के कारण, यानी जो हमारे एल्किल समूह जुड़ा है उसके कारण कौन सी अभिक्रिया होती है। तो इसमें जो फर्स्ट हमारी होती है वो होती है हैलोजनीकरण।
तो हैलोजनीकरण में क्या होता है कि जब भी हम लोग जो भी डाई एथिल ईथर है अपना, उस डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया अगर हमने किसके साथ में कराई है, हैलोजन के साथ में, सपोज करो हम क्लोरीन के साथ में कराते हैं, ठीक है, क्लोरीन के साथ में उसके अगर रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो दो अलग अलग कंडीशन में करवा सकते हैं, या तो उसकी रिएक्शन अंधेरे में करवा सकते हैं या उसकी रिएक्शन प्रकाश में करवा सकते हैं। दोनों अलग अलग टाइप से रिएक्शन होंगी। अब क्या होता क्या है, देखो मेनली दोनों रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि जब भी आप इसकी हैलोजनीकरण या रिएक्शन जब कराते हो, ठीक है, तो आपने कराई तब एल्किल समूह से जो भी अल्फा हाइड्रोजन थे, यानी कि अल्फा या बीटा जो भी हाइड्रोजन थे जो इस कार्बन पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH3, तो जैसे आप इसका हैलोजनीकरण कराओगे तो इसके अल्फा वाले क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, और अगर आपने बहुत ज्यादा करा दिया तो बीटा वाले भी क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखिए कैसे हैलोजनीकरण में भी मैं आपको बता रही हूँ दो टाइप से हो सकते हैं, या तो रिएक्शन किस में हो, अंधेरे में हो, है ना, या फिर वो रिएक्शन किस में हो, प्रकाश में हो, और दोनों में याद रखना अलग अलग टाइप से होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंधेरे में करते हैं कि अंधेरे में हैलोजनीकरण रिएक्शन कैसे होती है। तो क्या होता है, हमने डाई एथिल ईथर लिया, क्या किया, इसकी हैलोजन के साथ में कराई। तो देखिए इसका अल्फा और इसका अल्फा, ये इस ऑक्सीजन का अल्फा इधर वाला ये, इधर वाला ये, तो यहाँ अल्फा स्थितियों पे क्या हो जाएगा इसका हैलोजनीकरण, तो अल्फा स्थिति से एक क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन, और इस टाइप का आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, और प्लस में 2HCl। भाई दो हाइड्रोजन निकले, दो क्लोरीन उसके साथ निकल गया और दो क्लोरीन यहाँ पे जुड़ गए। ये तो जाती है किसमें, अंधेरे में। अब अगर हम लोग यही रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में कराएं, तो आपने यही रिएक्शन अगर प्रकाश की उपस्थिति में कराई है तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। अब देखिए प्रकाश की उपस्थिति में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित। अब यहाँ पे हमें ये हाइड्रोजन ही गिनने कितने, 3 2 5 3 2 5 10 हो गए, तो ये हमें कितने लेने पड़ेंगे, 10Cl2। अब सोच रहे होंगे 10 प्रतिस्थापित हो गए तो 10 ही ले लेते हैं, यहाँ पे तो 20 लिए हमने, 20 इसलिए लिए 10 हाइड्रोजन के साथ भी तो निकलेंगे, ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन लेने हमने, कितने क्लोरीन लिए हमने, 10Cl2, वो किसके रही है, प्रकाश की उपस्थिति में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा CCl3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CCl2O CCl2 और CCl3 प्लस में 10HCl, 10 क्या निकल गए, HCl अणु। तो इस प्रकार से आप लोग देखते हो कि हैलोजनीकरण कैसे होती है यहाँ पे, कि जब आप अंधेरे में करा रहे हो तो सिर्फ अल्फा कार्बन वाले प्रतिस्थापित होते हैं, लेकिन आप यही रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में कराते हो तो जितने भी आपके एल्किल समूह वाले होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये तो हमारी कौन सी होगी, एल्किल समूह के कारण। अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी ईथर के अंदर देखिए ऑक्सीजन होता है, तो इस ऑक्सीजन के जो ऊपर है क्या, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, तो इस ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म की बात। तो नेक्स्ट जो अपनी रिएक्शन हो जाएगी वो जाएगी ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर उपस्थित होता है, ये लोन पेयर भी कुछ रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हमने अल्कोहल में पढ़ा था, है ना, कि अल्कोहल की रिएक्शन में हम लोगों ने जो 4 टाइप पे पढ़ा था उसके अंदर ये देखा था कि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उस पर ऑक्सीजन पे उपस्थित जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो किस टाइप से रिएक्शन दिखाते हैं। तो हम लोग देखिए इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं वो देखते हैं पेरोक्साइड का बनना। कि ऑक्सीजन की उपस्थिति जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है
उसकी वजह से रिएक्शन होती है, उसमें फर्स्ट रिएक्शन अपनी पेरोक्साइड का बनना। तो क्या लेंगे, डाईएथिल ईथर लेंगे। इस डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया यदि आपने क्या करा दी, ऑक्सीजन के साथ में या फिर आपने करा दी ओजोन के साथ में, ठीक है। सपोज करो आपने पहले मैंने करा दी O3 के साथ में, ठीक है, ओजोन के साथ में करा दी, तो क्या होता है, ये ओजोन में O3 होता है, ठीक है, ओजोन का सूत्र होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देता है और क्या बनता है यहाँ पे पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में एक ऑक्सीजन क्या होता है, एक्स्ट्रा। हम लोग पेरोक्साइड कब बोलते हैं, जब हमारा एक ऑक्सीजन क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस टाइप से हमारा बनेगा। तो ये अपना क्या बन गया, पेरोक्साइड। एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। उसी टाइप से अगर मान लो आपने किसके साथ कराई, O2 के साथ में, इस टाइप से भी ये रिएक्शन हो सकती है। CH3 CH2 O CH2 CH3 डाईएथिल ईथर लिया। अब इसकी रिएक्शन आपने O2 के साथ कराई। अगर आपने बहुत समय तक इसको रखा तो देखिए पेरोक्साइड कैसे बनता है। ये तो अपना ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक कुछ चेंज किया मैंने, नहीं किया ना, यहाँ तक कुछ चेंज नहीं है। अब मैं इसका हाइड्रोजन हटा के इस पर ये जो CH3 इसको मैं नीचे की साइड लगा देती हूँ। अब एक हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे जो ऑक्सीजन के अणु है वो आ जाएंगे, यानी इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अपना क्या बन जाता है, पेरोक्साइड। तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया ना, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या बन गया, पेरोक्साइड। तो यहाँ पे या तो इस टाइप से रिएक्शन हो सकता है या इस टाइप से रिएक्शन हो सकती है। ये क्या है कि इससे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसके कारण किस प्रकार से रिएक्शन संपन्न हो रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे किसी कारणवश पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सोनियम आयन। तो ऑक्सोनियम आयन की मतलब ऑक्सोनियम आयन भी बन जाते हैं। किस वजह से बनते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पेरोक्साइड का बनना हो गया, तो ये तो पेरोक्साइड बना है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ही ऑक्सोनियम आयन भी बन जाते हैं। ऑक्सोनियम आयन कैसे बनते हैं वो बताती हूँ। आपने क्या लिया, डाईएथिल ईथर लिया। इसकी अभिक्रिया हमने HCl के साथ कराई। HCl के साथ कराने पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पे, ऑक्सीजन के लोन पे है तो ये किसको देगा, H को ही देगा। नेगेटिव, क्लोरीन के पास तो ऑलरेडी नेगेटिव है, क्लोरीन तो वितरण नहीं, वो क्यों लेगा, तो ये किसको देगा, H+ को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अपने लोन पे H+ को देते हैं और ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव। तो ये इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनती है इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सोनियम आयन। तो एक तो पहली रिएक्शन तो इसमें क्या होगी, HCl के साथ। दूसरी रिएक्शन है जैसे लुईस अम्ल के साथ। तो देखिए आपको मैं बता दूं लुईस अम्ल क्या होते हैं। लुईस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था क्या, इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा तो वो लुईस अम्ल, इलेक्ट्रॉन दाता होगा तो लुईस क्षार। अब अगर इलेक्ट्रॉन ग्राही जिसका अष्टक इनकम्प्लीट हो, अष्टक इनकम्प्लीट होगी, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा अष्टक नियम, उसकी सीमाएं, तो सीमाएं में देखा होगा कई जो होते हैं उनके अष्टक इनकम्प्लीट होते हैं। अष्टक इनकम्प्लीट किनके होते हैं, जैसे कि मान लो आपका BF3 हो गया। अब इसका अष्टक इनकम्प्लीट कैसे, इसी को मैं समझा देती हूँ। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 3, और 3 इसकी किससे ले लेता है, फ्लोरीन से, ठीक है। तो एक ये 3 ये 3 ये 3, बोरोन के पास टोटल कितने हुए, 6। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लुईस अम्ल। तो क्या करते हैं, जो डाईएथिल ईथर होते हैं ये इन लुईस अम्लों के जैसे अभिक्रिया कर लेते हैं और इनको अपने जो लोन पे इनके ऊपर उपस्थित है उसको दे देते हैं, और उसके बाद इनके ऊपर खुद के पास कैसे चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव।
इस टाइप से भी ये रिएक्शन सैंपल होती है। ठीक है, तो ये इतनी सारी रिएक्शन हुई है कि ऑक्सोनियम आयन कैसे बना HCl के साथ में और लुईस अम्ल के साथ में। ठीक है, आगे की रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लगभग एक आपका मेथड आता है जीसेल मेथड, जो इसके अंदर ईथर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। वो हम पढ़ेंगे कल क्या होता है क्या नहीं होता, और हार्डली कल ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स भेज देंगे और आप लोग खुद उसको ट्राई करके देखना कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट होते हैं और कितने नहीं होते हैं। ओके, तो अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय।